आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 20 का, और इस सबक का उन्वान है अवंती। बच्चों ये एक जापानी कहानी है जो उर्दू में तर्जुमा करके यहाँ शामिल की गई है। इस कहानी का मेन किरदार अवंती नाम का एक शख्स है जो बड़ा हाजिर जवाब है, बड़ा ज़हीन है और अपनी बातों के ज़रिए वो बड़े से बड़े मसलों को भी चुटकियों में सुलझा लेता है और हंसते हंसते उसको सुलझा लेता है। हाजिर जवाब है, हंसमुख है और गरीबों का हमदर्द है। गरीबों के ऊपर कोई दुख दर्द कोई तकलीफ आती है तो यह अपनी जहानत के ज़रिए, अपनी हाजिर जवाबी के ज़रिए उसके दुख दर्द और तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करता है। बहुत दिलचस्प इसकी कहानियाँ दी गई हैं। कुछ किस्से हमारी किताब में शामिल किए गए हैं सबक के अंदर, जिनका हमने मुताला किया। सबक को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से में हमने तर्जुमे के फ़न के हवाले से मालूमात हासिल की, दूसरे हिस्से में हमने सबक अवंती का मुताला किया और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ सबक अवंती में दिए गए सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशक़ी सवालात। और मशक़ी सवालात हल करने से पहले सबक के अंदर आपके लिए गौर करने वाले कुछ नुक्ते दिए जाते हैं। यहाँ भी नुक्ता दिया गया है जिसके ऊपर आपको गौर करना है, और यह है जहानत और हाजिर जवाबी के हवाले से। हाजिर जवाबी बच्चों मैंने आपको बताई थी, जिसके पास हर सवाल का जवाब हाजिर हो वो हाजिर जवाब, जो हाजिर जवाबी रखता है उसे ही हाजिर जवाब कहा जाता है। तो हाजिर जवाबी किसकी कौन करेगा? जो जहन का तेज होगा, जिसका जहन फौरन जवाब दे सके, दिमाग का तेज हो, फिक्र हो, उसके अंदर सोच हो और हर बात का उसके पास जवाब रहे। तो हाजिर जवाबी और जहानत, इन दोनों से इंसान को इज्जत और मकबूलियत हासिल होती है। अगर ज़हीन कोई है तो वो मकबूलियत हासिल कर लेगा, इज़्ज़त हासिल कर लेगा। और हाजिर जवाब है तो हाजिर जवाब की भी बच्चों बहुत इज़्ज़त की जाती है। जहाँ भी जाता है लोग उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, सभी लोग उसको बीच में घेर लेते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसके तजुर्बे सुनते हैं और वही मरकज़ बना रहता है लोगों के, शख्सों के बीच में। वही हर बात का जवाब देने के लिए वहाँ पर तैयार रहता है। तो आगे आते हैं सवालों की तरफ बच्चों। ये गौर करने वाला नुक्ता यहाँ पर दिया गया था। पहला सवाल दिया गया है, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? कई दिलचस्प किस्से इस सबक में शामिल किए गए हैं अवंती के। एक किस्सा ये था कि कुछ ताजिर बादशाह के दरबार में आए और उन्होंने कहा बादशाह से कि हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसके जवाब दीजिए। उन्होंने सवाल किए, दरबार में जितने भी लोग थे, वो जितने भी हाजिर थे, वो उन ताजिरों के सवालों के जवाब नहीं दे सके। बादशाह खुद भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। किसी ने सलाह दी कि अवंती को बुलाया जाए। अवंती बड़ा हाजिर जवाब है और उसके पास हर सवाल का जवाब है। अवंती को बुलाया गया और पहले ताजिर ने सवाल किया कि बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? मरकज़ यानी बीच का हिस्सा, जहाँ पर ज़मीन का बीचों बीच हो। तो वो बीच का हिस्सा उससे पूछ लिया गया, मरकज़ ज़मीन का पूछ लिया गया। अब अवंती का जवाब सुनिए। अवंती अपने गधे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मेरे गधे का अगला दायां पैर जिस जगह के ऊपर रखा हुआ है, उस जगह के वो जगह ही ज़मीन का मरकज़ है। सब हैरत में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये ज़मीन का मरकज़ है? वो कहता है कि मुझे मालूम है, अगर तुम्हें शक है तो तुम खुद नाप लो, तुम नाप लोगे तो पता चल जाएगा, ज़मीन का मरकज़ उसी जगह आएगा। तो वो हाजिर जवाबी के ज़रिए बात को, बिगड़ी हुई बातों को भी वो बना लेता है। जवाब देखिए, अवंती ने कहा कि मेरे गधे का दायां पैर जिस जगह है वही ज़मीन का मरकज़ है। और सभी को उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि कोई जवाब नहीं है। अब अगर मना करें कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बयानी कर रहे हो, यहाँ पर ज़मीन का मरकज़ नहीं हो सकता, तो अवंती ने उनसे साफ कह दिया कि अगर आपको शक है, लगता है कि यहाँ पर ज़मीन का मरकज़ नहीं है, तो नाप लो इस ज़मीन को। अगर इधर उधर ज़रा सा भी मिलेगा तो फिर मुझे झूठा कहना, और ज़मीन को नापा नहीं जा सकता, ज़मीन के मरकज़ को नापा नहीं जा सकता। तो उसी अंदाजे को, यानी उसी की बयानी को सही मान लिया गया। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। पहला जवाब, इसको आपको नोट कर लेना है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? अब 3 ताजिर थे साथ में वो, और अवंती से सवाल कर रहे हैं। अवंती ने पहले सवाल का जवाब दे दिया ज़मीन के मरकज़ के हवाले से। दूसरे ताजिर को कहा गया कि आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, और दूसरे ताजिर ने सवाल पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं।
तारों की तादाद पूछी थी आसमान में। आप बताओ बच्चों, क्या आसमान में मौजूद तारों को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। लेकिन अवंती का जवाब देखिए, अवंती ने कितना खूबसूरत जवाब दिया था। अवंती कहता है कि मेरे गधा जो सामने खड़ा हुआ आप देख रहे हैं, या आपको नजर आ रहा है, इस गधे के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। और फिर उससे पूछा गया कि ये कैसे कह सकते हो तुम? तो अवंती कहता है कि गिन के देख लो, गधे के बाल गिन के देख लो और आसमान के तारे गिन के देख लो, दोनों बराबर हैं, ना एक ज्यादा मिलेगा ना एक कम मिलेगा। अगर थोड़ा फर्क आ जाए तो फिर मुझे आप झूठा कहना, मुझे गलत कहना। अब चूंकि गधे के जिस्म के बाल भी नहीं गिने जा सकते थे, तो अवंती की इस जवाब के ऊपर भी ताजिर लाजवाब हो गए, अपना सा मुंह लेकर वो बैठ गए। जवाब इसका लिखना है बच्चों आपको। अवंती ने कहा, जितने उसके गधे के बदन पर बाल है उतने ही आसमान में तारे हैं। यह उसका जवाब था, जिसे आपको लिख लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है बच्चों, सराय वाले किस्से के हवाले से। सराय वाले और मजदूर के बीच में किस्सा हुआ था। सराय वाले और मजदूर में क्या झगड़ा था? तो उनका झगड़ा पूछा जा रहा है कि उस किस्से के मुताबिक उन दोनों का क्या झगड़ा था। तो बच्चों, झगड़ा ये था कि एक बार किसी मजदूर को भूख लगी, रास्ते में उसको सराय दिखा और सराय के अंदर कुछ कबाब बन रहे थे। उसने सराय वाले से इजाज़त लेकर एक कबाब उससे खा लिया और पैसे कल देने का वादा किया कि मैं इस कबाब की कीमत जो है कल आपको दे दूंगा। एक मुर्गी का कबाब था, वो उसने खा लिया और दोनों रजामंद हो गए कि ठीक है, पैसे कल दे देंगे, कल पैसे में ले लूंगा। वो भी, सराय का मालिक भी रजामंद हो गया। अगले दिन जब मजदूर उस कबाब की कीमत चुकाने के लिए, उस मुर्गी की कीमत चुकाने के लिए सराय के वाले के पास गया और उसको पैसे देने चाहे, जो मुर्गी की कीमत थी, जो कबाब की कीमत थी, एक दिन पहले जो खाए थे उस कीमत को वो अदा करने गया, तो सराय वाले ने कहा कि ये जो पैसे दे रहे हो मैं ये नहीं लूँगा, उस कबाब की कीमत 1000 रुपये लूँगा। अब 1000 रुपये का क्या कोई कबाब होता है? बहुत महंगा कबाब हो गया। उसने बोला कि मैं तो 1000 रुपये लूँगा, ना 1000 से कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा। उस कबाब की कीमत 1000 रुपये होती है। मजदूर ने पूछा कि कबाब को ये 1000 रुपये का थोड़ी आता है, ऐसे कैसे इतनी ज़्यादा कीमत तुम वसूल रहे हो? तो उसने जवाब दिया, सराय वाले ने, कि अगर तुम मेरा कबाब नहीं खाते तो मैं मुर्गी को हलाल नहीं करता। मैं मुर्गी को हलाल नहीं करता तो मुर्गी कई सारे अंडे देती, उन अंडों से और भी मुर्गियां निकलती, वो भी अंडे देती और फिर उनसे मुर्गी निकलती, तो मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाती और मेरे पास बहुत सारे अंडे जमा हो जाते, जिन्हें मैं 1000 रुपये के अंदर बेचता। इतनी सारी मुर्गियां और इतने सारे अंडे होते कि उनकी कीमत 1000 रुपये हो जाती। अब बताओ, तुमने मुझे 1000 रुपये का नुकसान कर दिया, अब मेरे 1000 रुपये चुकाओ। और वो 1000 रुपये उससे मांगने लग गया। बात दोनों के लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई, दोनों लड़ने लग गए आपस में। वो तो 1000 रुपये मांग रहा है सराय का मालिक तो, और मजदूर कह रहा है कि एक मुर्गी की जो कीमत बनती है वही कीमत मुझसे लो, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों लड़ते हैं और मामला जो है मुंसिफ तक जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, अदालत लगती है और वहाँ मामला सुनाया जाता है। वहाँ कह दिया जाता है कि अगले दिन आपका फैसला सुनाया जाएगा, दोनों अपने अपने वकीलों के साथ आ जाना। और वकीलों के साथ आते हैं तो सराय का मालिक जो है अपना वकील लेके जाता है और मजदूर अवंती को लेके जाता है। और अवंती की दलील से जज साहब भी खामोश हो जाते हैं, वो भी उससे इत्तेफाक रखते हैं और फैसला मजदूर के हक में सुनाते हैं कि एक मुर्गी की जो कीमत है उस कबाब की जितनी कीमत होती है वही वसूल कर सकता है। तो जवाब इसका लिखना है, झगड़ा पूछा है यहाँ पर, दोनों का झगड़ा आपको बता दिया मैंने, आपको उसी अंदाज में आपको झगड़ा लिख लेना है। मजदूर ने सराय वाले की मुर्गी का कबाब खाया और अगले दिन सराय वाले ने उससे मुर्गी के कबाब के 1000 रुपये मांगे, ये बोलकर कि जो मुर्गी उसने खाई वो अंडा देती और उस अंडे में से और मुर्गियां होती और मजदूर को उन सब का पैसा देना होगा। लेकिन मजदूर ने इतने पैसे देने के लिए मना कर दिया और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। ये उनके बीच का झगड़ा था कि मुर्गी उसने खा ली थी, कबाब खा लिया था और जो पैसा देना चाहता था सराय वाला उससे ज़्यादा पैसा मांग रहा था। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। बच्चों देखिए, अवंती ने सराय वाले और मजदूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील दी। अब जब दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, वो कहता था कि मैं मुर्गी के 1000 रुपये लूंगा। कौन कह रहा था? सराय का मालिक,
कि 1000 रुपये का था वो कबाब, अगर वो कबाब वो नहीं खाता तो मेरी मुर्गी और भी अंडे देती और उस अंडों से और भी मुर्गियां निकलती और मेरी काफ़ी तादाद में कमाई होती, 1000 रुपये में उन सबको बेचकर वसूलता। तो उस कबाब खाने की वजह से, मजदूर की वजह से मेरे 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, 1000 रुपये इससे दिलवाए जाएं। और मजदूर कहता कि मैंने तो एक मुर्गी का कबाब खाया है, एक मुर्गी के कबाब की जो कीमत होती है वो कीमत मुझसे ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मामला दोनों का अदालत में गया, मुंसिफ के सामने गया। मुंसिफ ने मामला सुना और सुनकर दोनों को अपनी दलीलें देने के लिए वकीलों के साथ बुलाया कि अगले दिन आप वकील के साथ आ जाओ। सराय का मालिक अपने वकील के साथ तयशुदा वक्त के ऊपर पहुंच गया मुंसिफ के सामने, और वकील ने फिर से वही कहानी सुना दी जो सराय का मालिक कह रहा था। उसने 1000 रुपये तलब किए कि मुझे तो 1000 रुपये ही चाहिए। अवंती थोड़ी देर से अदालत के अंदर पहुंचा, सभी परेशान हो गए, मजदूर परेशान हो गया कि अवंती अभी तक नहीं आया, सभी आ गए हैं और इसने दलील भी सुना दी है अपनी मुंसिफ के सामने, जज साहब को अपनी बात भी सुना दी है, और अवंती जो मेरा वकील है अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है, अब क्या होगा। वो परेशान था। कुछ देर करके तामुल से अवंती कोर्ट के अंदर हाजिर होता है, अदालत के सामने आता है और उससे वजह दरियाफ्त की जाती है कि देर हो गई आपको, क्यों करी आपने इतनी देर से क्यों आए। तो अवंती जवाब देता है कि मुझे फसल उगानी है, फसल उगाने के लिए गेहूं बुनवाने गया था। ये बात सुनकर सभी हंसने लग गए, जज साहब भी मुस्कुराने लग गए। क्या कोई भुने हुए गेहूं को उगा सकता है? बच्चों, भुने हुए गेहूं की फसल कभी भी नहीं उगती। क्या आप कोई सब्जी पकाकर उस सब्जी के पौधा लगा सकते हैं? गेहूं को पकाकर आटा बनाकर उसका पौधा लगा सकते हैं? नहीं लगेगा, वो पौधा कभी भी नहीं बनता। तो सभी उसके ऊपर हंसने लग गए कि ये कैसी अहमकाना बातें कर रहा है, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है कि बुनवाने गया था मैं गेहूं को कि मुझे फसल उगानी है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सही बात बताओ। तो उसने कहा कि जज साहब आप सही कह रहे हैं, भुने हुए गेहूं से फसल नहीं उग सकती। इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। जो ये सराय का मालिक मजदूर से कह रहा है कि अगर ये मेरी मुर्गी नहीं खाता तो इससे और अंडे होते, उससे और मुर्गियां होती, मैं उन्हें बेचता और उनका 1000 रुपये कीमत होती। तो अब आप बताइए, क्या भुनी हुई मुर्गी अंडे दे सकती है? सभी सोच में पड़ गए और इस दलील को मुंसिफ ने माना। उसने उससे इत्तेफाक रखा और कहा कि 1000 रुपये मांगने का हक नहीं है सराय के मालिक को, वो 1000 रुपये नहीं ले सकता। एक मुर्गी की जो कीमत है वही उसको अदा की जाएगी, वही उसका हक बनता है। और दोनों का इंसाफ कर दिया, दोनों के बीच में जो मामला था वो ख़त्म कर दिया। देखिए, अब उसकी दलील थी अवंती की कि जिस तरह भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उगते, वैसे ही भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। भुने हुए गेहूं पौधे कभी भी नहीं उगा सकते। पकी हुई चीज़, बुनी हुई चीज़ से कभी भी फसल हासिल नहीं की जा सकती। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। बच्चों, आगे आते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उन मुहावरों को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। जुमला वो इबारत जिससे बात समझी जा सके। हुरूफ से लफ्ज और लफ्ज से जुमले, और जुमले के जरिए बात को समझी जा सके और बात को समझाई जा सके। तो 3 यहां पर मुहावरे दे रखे हैं जिन्हें हमने जुमलों में बनाना है। मैं आपके माने भी बताता हूं और जुमले किस तरह से बनाने हैं वो भी आप देख लें। पहला मुहावरा है नीचा दिखाना। नीचा दिखाने के माने होते हैं बच्चों बेइज्जती करना, जलील करना, किसी को किसी के सामने रुसवा करना, नीचा दिखाना कहलाता है। मुहावरा नीचा दिखाना इस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां किसी की बेइज्जती की जा रही है, रुसवा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। तो देखिए इसका जुमला, लोग अवंती को नीचा दिखाते थे। लोग अवंती को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, बार बार उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपनी बातों से, अपनी हाजिर जवाबी से सुरखरू हो जाता था, उनके जवाबों से उन्हीं को कायल करता था। दूसरा मुहावरा देखिए, मुंह लटकाना। मुंह लटकाना यानी मायूस हो जाना, किसी उम्मीद का पूरा ना होना, नाउम्मीद हो जाना, मुंह लटकाना। जब हम हमारी मनचाही बात को नहीं पाते हैं, हमारा मनचाहा काम नहीं होता है, तो हमारा मुंह लटक जाता है। तो मुंह लटकना मतलब उम्मीद पूरी ना होना, मायूस हो जाना, नामुराद हो जाना। सारे ताजिर मुंह लटकाकर चले गए, मायूस होकर चले गए। आगे देखिए, अगला है बगले झांकना। बगले झांकना
इसके माने हैं बच्चों लाजवाब हो जाना, कोई जवाब ना रहना, कोई जवाब देने लायक ना रहना, कोई जवाब ना बनना। ये सभी माने बगले झांकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर अपनी बगले झांकने लगे, यानी कि अब ताजिरों के पास कोई जवाब ही नहीं है कि क्या जवाब दें। वो हर बात के लिए कह रहा है कि अगर शक नहीं है, अगर आपको शक है तो खुद अंदाज़ा लगा लो, अगर आपको पता नहीं है ज़मीन का मरकज़ आप यही नहीं मानते हैं तो आप उसको मरकज़ को नाप लें और मुझे भी बता दें कि मरकज़ कहाँ है। अगर आपको लगता है कि मेरे गधे के जिस्म के जितने बाल आसमान में तारे नहीं हैं तो आप मेरे गधे के जिस्म के बाल को गिन लें और मुझे भी बता दें कि कितने बाल हैं, कितने कम हैं आसमान के तारों से। वो अपने सर के बाल पूछता है तो वो कहता है तीसरे ताजिर के जवाब में कि मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने ही आपके सर में बाल हैं, और अगर आपको शक है तो गिन लें। सबको इसने लाजवाब कर लिया। सभी ताजिर इसकी बातें सुनकर अपनी बगलें झांकने लगे। यहाँ पर बच्चों ये मुहावरात हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया जुमलों के अंदर। आगे आते हैं, खालिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें दिए गए अल्फाज से पूर्ण करना है आपको। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरें। ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं उलझन, बिल्ली, बिल्कुल और नाप, इन्हीं से आपको पूर्ण करना है। और देखिए पहला जो जुमला है, तुम एक जिंदा को पकड़कर उसे निगल जाओ। क्या निगलने की कहा था? उसके दोस्त ने उससे कहा था कि मैं चूहा मेरे मुंह के अंदर चला गया, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा था कि जिंदा बिल्ली निगल लो। क्या कहा था? जिंदा बिल्ली निगल लो, और जिंदा बिल्ली निकल लोगे तो वो चूहे को मार देगी। पहले खालिस्तान में आपको भरना है बिल्ली। दूसरा खालिस्तान कहता है, बादशाह फिर मैं मुब्तला हो गया। किस में मुब्तला हो गया? उलझन में मुब्तला हो गया बच्चों। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया, उलझन आएगा दूसरे खालिस्तान में। तीसरा जुमला है बच्चों, खालिस्तान देखिए, अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद लें। क्या लें? नाप लें कि बिल्कुल लें? नाप लें। वो कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर खुद नाप लें। तो यहां पर आएगा बच्चों नाप, नाप लें, इसको भर लेना है। और चौथा और आखिर खालिस्तान है, और आखिरी हमारा लफ्ज बचा है यहां पर, मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल पसंद ठीक मालूम हुई। मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई, बिल्कुल पसंद आई। ये चारों खालिस्तान हैं जिन्हें आपको भर लेना है। तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद नाप लें, और मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई। आगे आते हैं, यहां पर बच्चों अमली काम आपके लिए दिया गया है जो सबसे आखिर है। यहाँ पर सबक खत्म हो रहा है, और अवंती की हाजिर जवाबी से मुतालिक आपको 5 जुमले लिखने हैं जो हमारी दरसी किताब में दिए गए हैं। हमने सबक पढ़ा है, सवाल और जवाब में भी हमने मुताला किया है। वहीं से आपको जुमले अखज़ करने हैं और उन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। हाजिर जवाबी से मुतालिक लिखने हैं आपको। किसकी हाजिर जवाबी? अवंती की हाजिर जवाबी। अवंती की हाजिर जवाबी से मुतालिक जितने भी आपको जुमले मिल जाएं, चंद जुमले यहाँ पर कहा गया है, 5 का लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, जितने आप लिखना चाहें आपको इजाज़त है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों सबक का तीसरा हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।